जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग सीसीई पार्ट 3 पर हैं। सीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के सापेक्ष इस वीडियो को देखा जाए, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट मिलकर के फिर आपकी एक अवधारणा एक बढ़ते क्रम में बनाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में, जैसा पार्ट 2 में मैंने कहा भी था कि वहां पर हम लोग जो टर्म हमने पढ़ी, कई सारी टर्मिनोलॉजी जो पार्ट 2 में मैंने बताई है, वहां पर एक टर्म होती है संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, जो सीसी प्रणाली में लिए जाने वाले प्रमुख आकलन होते हैं। ये क्या होते हैं? संरचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन क्या है? परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? इन दोनों में मूलभूत क्या अंतर होता है और इनकी संख्या, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ी सार्थक हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस बात पे हम लोग चर्चा करें कि ये आकलन है क्या। तो मैं प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संरचनात्मक आकलन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संरचनात्मक आकलन। संरचनात्मक इसको बोलते हैं, रचनात्मक इसको बोलते हैं, रचनात्मक इसको बोलते हैं, निर्माणात्मक इसको बोलते हैं, निर्माणात्मक इसको बोलते हैं, रूपात्मक इसको बोलते हैं, रूपात्मक इसको बोलते हैं। ये इसके कई सारे नाम हैं। रूपात्मक आकलन, और अंग्रेजी में एक ही नाम होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक आकलन हमारे ये है। दूसरे, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एफ ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और दूसरे आकलन कौन से हैं? दूसरे आकलन, उसका नाम एक बार लिख देते हैं, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरे आकलन है जिसको हम बोलते हैं योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन या संकलनात्मक आकलन, संकलनात्मक आकलन या समेकित आकलन, समेकित आकलन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एस ए, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एस ए। ये इनके कई सारे नाम हैं। क्या संरचनात्मक आकलन क्या होते हैं, रचनात्मक आकलन क्या होते हैं? और सबसे पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि उद्देश्य को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के इन दोनों आकलनों में अंतर समझना पड़ेगा। संरचनात्मक आकलन नाम से स्पष्ट है। संरचनात्मक आकलन जो कुछ रचना के लिए, जो कुछ निर्माण के लिए, जो एक रूप देने के लिए किया जा रहा है, अंग्रेजी में फॉर्मेटिव, जिसका काम फॉर्मेशन करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन, ध्यान को शब्द में ले रहा हूं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी कि मध्य में, समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन जिनका उद्देश्य कोई उपलब्धि देना, ग्रेड देना, कोई रैंक प्रदान करना, ये कुछ नहीं होता है। जिनका उद्देश्य बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है, उनको फीडबैक देना होता है, उनको सुझाव देना होता है, ताकि उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो लर्निंग गैप्स हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता अगर अच्छी नहीं है, एक बेहतर लेवल की, उसमें सुधार करना है। यानी कि उद्देश्य इनका अलग है। संरचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समय समय पर लिए जाएंगे, उद्देश्य प्रकृति टाइमिंग की। लेकिन योगात्मक आकलन जो है, नाम से स्पष्ट है, योगात्मक, जो योग है, जो कुछ आकलनों का टोटल है। और योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में लिए जाते हैं। अंत में लिए जाने वाले ऐसे आकलन जिनका उद्देश्य फीडबैक देना नहीं है, कोई निर्माण करना नहीं है, कोई संरचना करना नहीं है, जिनका उद्देश्य एक निर्णय देना है, जो एक निर्णय देंगे, यानी कि जो एक प्रक्रिया के अंत में बालकों का स्तर तय करेंगे, उनको उपलब्धि ग्रेड देंगे। और ऐसे कई सारे अंतरों को हम एक अंतर सारणी बना करके
मेंशन करेंगे। मैं चाहूंगा कि इन आकलनों को आप बहुत अच्छे से समझ लें और ऐसी समझ बनाएं कि वो आपको बहुत ज्यादा। तो मैं अब एक बार लिखना शुरू करता हूं और एक बार हम लोग फिर ऐसे की हम लोग बात करेंगे। तो मैं एक बार लिखना शुरू करता हूं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया के दौरान के दौरान समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन, समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन, ऐसे आकलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रक्रिया की प्रभावशीलता, डॉट 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 कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जाएगा, प्रभावशीलता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करते हैं, की जांच करते हैं, उसे बेहतर बनाने का, उसे बेहतर बनाने का, बेहतर बनाने का सुझाव देते हैं, सुझाव देते हैं तथा जो बालकों के अधिगम अंतरालों को पहचान कर, अधिगम अंतरालों को पहचान कर उनमें सुधार का परामर्श देते हैं, उनमें सुधार का परामर्श देते हैं। परामर्श देते यानी कि आप देख रहे हैं ये सुधार की बात करने वाले हैं, सुझाव देने वाले हैं, फीडबैक देने वाले हैं, प्रभावशीलता को, इफेक्टिवनेस को माप करके, मेजर करके और उसमें क्या और इंप्रूवाइज किया जा सकता है, उसे और कैसे बेटर देन बिफोर बनाया जा सकता है, इस सब के बारे में। और इसीलिए इन्हें, इसीलिए इन्हें इन्हें सुझावात्मक, इसीलिए इन्हें सुझावात्मक या सुधारात्मक, सुधारात्मक दृष्टिकोण वाला आकलन भी कहते हैं। आकलन कहा जाता है। तो सुझावात्मक, ये निर्णय देना इनका काम नहीं है, सुझाव देना इनका काम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लिए जाएंगे, मध्य में लिए जाएंगे, प्रभावशीलता की जांच करेंगे, लर्निंग गैप्स की बात करेंगे, उनको पहचानेंगे, उनको दूर करने का सुझाव देंगे। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो आकलन होते हैं, इनका मैंने कहा 3 चीजों पे हमको ध्यान रखना है। और वो 3 चीजें क्या है, ध्यान से समझ लो। इन आकलन, ये दोनों जो आकलन है, ये उद्देश्य के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और टाइमिंग के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर, उद्देश्य, प्रकृति और टाइमिंग के आधार पर इनको देखेंगे। यानी कि उद्देश्य क्या है, संरचनात्मक का उद्देश्य बिल्कुल अलग है, टाइमिंग बिल्कुल अलग है, प्रकृति नेचर बिल्कुल अलग है। संरचनात्मक का और योगात्मक का, योगात्मक का उद्देश्य अलग, टाइमिंग अलग। टाइमिंग अलग कैसे, ये प्रक्रिया के दौरान लिए जाएंगे और प्रक्रिया के अंत में लिए जाएंगे। अब ये अंतर सारणी जब हम बनाएंगे वहां पे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो संरचनात्मक आकलन यानी कि रचनात्मक, निर्माणात्मक, रूपात्मक आकलन ये होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, योगात्मक आकलन क्या होते हैं?
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन, लिए जाने वाले ऐसे आकलन, वाले ऐसे आकलन जो पूर्व के सुधारात्मक आकलनों या पूर्व के संरचनात्मक आकलनों आकलनों का समेकित यानी कि इकट्ठा, जो अब तक संरचनात्मक आकलन लिए हैं उसके आधार पर समेकित यानी कि इकट्ठा करके अब क्या निर्णय, फाइनल निर्णय क्या है, ये निर्णय देना, ये योगात्मक आकलन होते हैं। आकलनों का समीकन, समीकन होते हैं, समीकन होते हैं। समीकन मतलब जो पूर्व में आपने जितने भी आकलन लिए हैं और जो योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन फीडबैक नहीं देते, फीडबैक नहीं देते, वैसे अंतर सारणी में अभी हम बात करेंगे, फीडबैक नहीं देते, सुझाव नहीं देते, सुझाव नहीं देते, सुझाव नहीं देते, बल्कि केवल निर्णय देते हैं, बल्कि केवल निर्णय देते हैं। यानी कि ये एक योगात्मक प्रक्रिया है। टोटल जितने भी आकलन आपने छोटे छोटे आकलन किए हैं उन सबके आधार पर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त हुई है, चाहे वो 6 माह की हो या 3.5 माह की हो, जैसे हम सीबीएसई और राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। सीबीएसई में जहां दो योगात्मक होते हैं, साल में 2 बार लिए जाते हैं, राजस्थान में 3 बार लिए जाते हैं, तो 2 बार लिए जाते हैं तो 6 माह की शिक्षण अवधि होती है। राजस्थान में 3 लिए जाते हैं तो 3.5 माह की शिक्षण अवधि होती है, और इस पूरी अवधि में जो अंत में लिया जाएगा वो योगात्मक होगा, यानी कि 6 माह के बाद लिया जाएगा, प्रक्रिया समाप्त वो योगात्मक होगा। राजस्थान में 3.5 माह के बाद लिया जाएगा वो योगात्मक होगा। ये एफए और ऐसे, तो एफए संरचनात्मक आकलन, जो संरचनात्मक आकलन जो एक सुधार के दृष्टिकोण से, जो एक सुधार के दृष्टिकोण से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को मापने के दृष्टिकोण से, तो उद्देश्य अलग है, प्रकृति अलग है और टाइमिंग अलग है, और ये आपको समझना पड़ेगा। मैं अंतर सारणी के माध्यम से कुछ चीजें अच्छे से स्पष्ट करता हूं और वहां से आपके एक समझ में बहुत अच्छे बिंदुओं का एक इकट्ठा समावेश बनेगा। एफए तथा एसी में अंतर, एफए तथा एसी में अंतर, एफए तथा एसी में अंतर, और इसको आपको बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं एफए और एसी के अंतर की बिंदु बना करके सारणी बनाता हूं। तो मैं इधर ले लेता हूं, इधर मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूं पेन को, इधर ले लेता हूं मैं एफ ए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इधर ले लेता हूं मैं एस ए यानी कि समेटिव असेसमेंट, और इनके अंतर की सारणी। और सबसे पहला अंतर इन दोनों का, परीक्षा में ये सवाल जब आता है एफएससी से संबंधित, तो आपकी जितनी भी समझ होती है वो सब समझ को ये टटोल लेता है, सबको बटोर लेता है। तो सबसे पहला अंतर, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान मध्य में समय समय पर लिए जाएंगे, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर लिए जाएंगे। अंतर नंबर 1, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मध्य में है ना, मध्य में समय समय पर लिए जाते हैं,
समय समय पर लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रक्रिया की समाप्ति पर लिए जाते हैं, समाप्ति पर लिए जाते हैं। पहला अंतर। और ये पहला अंतर टाइमिंग को शो करेगा। मैंने जैसे कहा था कि उद्देश्य अलग, उद्देश्य के आधार पे इनका उद्देश्य क्या है ये आपको दौरान ये आपको पता करना है, इनकी टाइमिंग क्या है इनका आपको पता करना है। तो सुधारात्मक दृष्टिकोण से लिए जाने वाले हैं ये, इसीलिए प्रक्रिया के मध्य में, क्योंकि मध्य में लेंगे तभी तो आप सुधार करेंगे। जब तक आप मध्य में नहीं लेंगे तो फिर सुधार, अगर आप अंत में लेते हैं तो फिर अंत में तो प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर क्या सुधार होगा। इसीलिए ये प्रक्रिया पे, प्रक्रिया के दौरान लिए जाएंगे, प्रक्रिया के मध्य में लिए जाएंगे, ये समाप्ति पर लिए जाएंगे। तो सबसे पहला अंतर टाइमिंग का। दूसरा अंतर नंबर 2, शीर्षक डाल देता हूं मैं, एक तरफ एफ ए, एक तरफ एस ए, एस ए। चल, उद्देश्य। दूसरा अंतर उद्देश्य के आधार पर, इनका इनका दृष्टिकोण, ये इसको और मैं दूसरी भाषा में लिखूं, ये सुधार के दृष्टिकोण से, ये सुधार के दृष्टिकोण से लिए जाते हैं, दृष्टिकोण से लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। सुधार के दृष्टिकोण से लिए जाते हैं प्रक्रिया के मध्य में। और ये समय विशेष पर, ध्यान रखो, इस शब्द को ध्यान रखना, समय विशेष, समय विशेष होगा प्रक्रिया की समाप्ति वाला। ये समय विशेष पर बालकों के ज्ञान, दक्षता, कौशल का स्तर तय करते हैं, का स्तर तय करते हैं। यानी कि ये सुधार के दृष्टिकोण से है, जो सुधार बच्चों में करना है इनका दृष्टिकोण। टाइमिंग तो पता कर ली, टाइमिंग ये बिल्कुल मध्य में लिए जाएंगे, ये बिल्कुल अंत में लिए जाएंगे। इनका जो दृष्टिकोण है सुधार का दृष्टिकोण है, लेकिन ये समय विशेष पर, यानी कि प्रक्रिया समाप्त हो गई है, उस समय पर बालक को कितना आता है, उसने कौन सी दक्षताएं अर्जित कर ली हैं, कौन सी कौशल अर्जित कर लिए, उनका स्तर क्या ये तय करने के लिए दृष्टिकोण से। तीसरा, नंबर 3, नंबर 3, ये सुझावात्मक, ये सुझावात्मक प्रक्रिया है, ये सुझावात्मक प्रक्रिया है। और ये निर्णायक प्रक्रिया है, ये निर्णायक प्रक्रिया है, ये निर्णायक प्रक्रिया है। इसको समझना आपको। सुझावात्मक प्रक्रिया, सुझावात्मक प्रक्रिया का मतलब है कि इनका काम सुझाव देना है, सुधार का दृष्टिकोण है। और ये निर्णायक, ये निर्णय देंगे, ये निर्णय देंगे। और निर्णय देंगे मतलब ये बता देंगे कि बस बच्चे को इतना आता है, बच्चे के अब तक के आकलनों के आधार पर अब इस बच्चे की फाइनल स्थिति ये है। तो ये निर्णय देने वाले हैं, ये सुझाव देने वाले हैं। और ये जो आकलन होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ध्यान रखो, तीन तीन हो गए हैं। मैं फिर शीर्षक डाल देता हूं, एफ ए और एस ए, एफ ए और एस ए। चौथा आएगा कि रचनात्मक आकलन होती है, ये शिक्षकों तथा विद्यार्थियों, ये शिक्षकों तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों
दोनों को शिक्षकों तथा विद्यार्थियों हम्म, ये थोड़ा सा शिक्षकों तथा विद्यार्थियों शिक्षकों तथा विद्यार्थियों शिक्षकों तथा विद्यार्थियों दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं। दोनों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्रतिपुष्टि देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा ये कीड़ा चल रहा है। ये शिक्षकों विद्यार्थियों दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं, जबकि ये प्रक्रिया के अंत में यानी कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, ये प्रक्रिया के अंत में ये प्रक्रिया के अंत में बालकों को बालकों को उपलब्धि बालकों को उपलब्धि या ग्रेड या रैंक प्रदान करते। इस बिंदु को भी आप समझ लें। ये क्या है? ये संरचनात्मक आकलन शिक्षकों को बालकों को दोनों को प्रतिपुष्टि देंगे, दोनों को फीडबैक देंगे ना। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक देंगे दोनों को। क्या फीडबैक देंगे? शिक्षक को क्या फीडबैक जाएगा? शिक्षक को फीडबैक जाएगा कि एक शिक्षक द्वारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जा रही है वो कितनी प्रभावशील है, उसके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले जितने भी टीचिंग अप्रोच है, टीचिंग मेथड है, टीचिंग टेक्निक है, वो सब कितनी प्रभावी है। ये फीडबैक तो टीचर को जाएगा। तो उसमें अगर कोई आवश्यक सुधार करना है तो वो सुधार करेगा। और बच्चों को क्या फीडबैक देंगे कि वो कितना सीख रहा है, बच्चों को भी फीडबैक देंगे। तो ये जो है ये फीडबैक देते हैं बच्चों को, शिक्षकों को, दोनों को। और ध्यान रखो ये कोई फीडबैक नहीं देते हैं, ये तो प्रक्रिया के अंत में एक निर्णय देंगे। और वो निर्णय होगा कि बालक की कुल मिलाकर के उपलब्धि क्या है इस पूरी अवधि के लिए, वो 6 माह हो या 3.5 माह हो, पूरी अवधि के लिए उपलब्धि क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसकी रैंक क्या है, ये उसको उपलब्धि देंगे। तो ये चौथा अंतर। पांचवा अंतर क्या है? पांचवा अंतर क्या है? पांचवा अंतर देखिए, पांचवा अंतर ये सीखने के बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। पांचवा, ये सीखने के लिए आकलन है। ये सीखने के लिए आकलन है। सीखने के लिए आकलन है। और ये सीखने का आकलन है। ये सीखने का आकलन है। ये सीखने का आकलन है। मैंने चर्चाएं की है मूल्यांकन के दौरान असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग और आकलनों के प्रकार जहां मैंने चर्चाएं की है वहां पे इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि ये क्या होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। ये एक कीड़ा है जो चल रहा है मेरे पढ़ने के साथ, वो भी एक दो लकीर खींच देता है। सीखने का, ये सीखने के लिए आकलन है। सीखने के लिए आकलन, आपको याद है आकलनों के प्रकार में मैंने 3 प्रकार के आकलनों के प्रकार पे विशेष तौर पे चर्चा की थी। आकलन के प्रकार में सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ध्यान रखो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये असेसमेंट
ऑफ लर्निंग है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीख चुके होगे, उसके बाद पता करेगा हाउ मच, कितना आता है, और ये बताएगा हाउ, कैसे सिखाना है, कैसे सिखाना है, कितना सीखा है। एफईएससी का एक बड़ा प्रमुख अंतर। पांचवा, छठवां अंतर, एफ ए और ऐसे, छठवां अंतर। छठवां अंतर देखें आप, छठवां, ये आकलन, ये आकलन अनौपचारिक, ये आकलन अनौपचारिक तथा औपचारिक, तथा औपचारिक दोनों स्वरूप में होते हैं, दोनों स्वरूप में होते हैं, दोनों स्वरूप में होते हैं। और ध्यान रखो, ये आकलन, ये आकलन केवल, ये आकलन केवल औपचारिक स्वरूप में होते हैं। और ये औपचारिक अनौपचारिक स्वरूप क्या है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। केवल औपचारिक स्वरूप में होते हैं। इसको मैं समझा रहा हूं, औपचारिक स्वरूप और अनौपचारिक स्वरूप का मतलब क्या है। देखिए, औपचारिक स्वरूप होता है फॉर्मल जो असेसमेंट होता है, फॉर्मल असेसमेंट की एक डेट होती है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, सब निश्चित होता है। उस डेट में लेंगे, उस तरीके से लेंगे, उस पैटर्न पे लेंगे, इन इन प्रश्नों के माध्यम से लेंगे। तो ये जो तरीका होता है, तरीका होता है, पैटर्न होता है, निश्चित, सब कुछ निश्चित, समय निश्चित होता है। ये होता है औपचारिक स्वरूप। अनौपचारिक स्वरूप आप कभी भी ले लें, कैसे भी ले लें, उसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है। क्योंकि आपको कैसे भी क्यों ले लें, अनौपचारिक तरीके से क्यों ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आपको, आपका उद्देश्य ही सुधार करना है, आपका उद्देश्य ही सुझाव देना है, तो आप उसे किसी भी रूप में ले सकते हैं। और चाहे तो औपचारिक भी ले सकते हैं, औपचारिक रूप में भी। अब मैं बताता हूं, जैसे आप मौखिक परीक्षण कर रहे हैं बच्चों का, आप मौखिक कुछ बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं उनका, आप उनसे कोई कार्य करा रहे हैं, ऐसे किसी भी माध्यम से आप आकलन कर रहे हैं, ये अनौपचारिक क्रियाएं हैं। लेकिन आपने उनकी कहना चाहिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं या वार्षिक परीक्षाएं या पर्टिकुलर एक समय पे आयोजित होने वाली टर्म परीक्षाएं आपने पहले से घोषित होती हैं, वहां पे निश्चित पैटर्न, निश्चित प्रश्नों की संख्या, निश्चित प्राप्त पूर्णांक, वो सब कुछ वो औपचारिक होते हैं। ध्यान रखो, जितने भी टर्म परीक्षाएं हैं, अर्धवार्षिक हैं, वार्षिक हैं, ये सब योगात्मक की श्रेणी में आती हैं। जितने भी इकाई परीक्षण है, यूनिट टेस्ट जिसे बोलते हैं, मौखिक कार्य है, ये सब अनौपचारिक की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए मैं आपको अगला बिंदु यहीं पे लिख देता हूं, सातवां बिंदु, सातवां बिंदु, ये आकलन, ये आकलन अवलोकन द्वारा, मौखिक परीक्षण द्वारा, मौखिक परीक्षण द्वारा, इकाई परीक्षण द्वारा, इकाई परीक्षण द्वारा, अथवा अन्य ऐसे तरीकों द्वारा भी लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, जिसे अध्यापक उचित समझे। जिसे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, जिसे अध्यापक उचित समझे, जिसे अध्यापक उचित समझे। यानी कि आप संरचनात्मक आकलन को एक अध्यापक पे डिपेंड करेगा, वो मौखिक परीक्षण से ले ले, वो अवलोकन से ले ले, वो इकाई परीक्षण से ले ले, या अन्य कोई ऐसा तरीका जिस तरीके से वो समय अपने हिसाब से सेट कर ले। क्योंकि उसे कुल मिलाकर के यही तो चेक करना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितनी प्रभावशील है, बच्चा ढंग से सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, बच्चे के सीखने में कमी कहां पर है। वो उन सारे तरीकों से अवलोकन, निरीक्षण,
इकाई परीक्षण, मौखिक परीक्षण, एक अन्य कोई भी तरीका जिसे उचित समझता है उस तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन ये जो परीक्षाएं होती हैं, योगात्मक परीक्षाएं, ये केवल औपचारिक परीक्षण होती हैं। इसलिए ये टर्म परीक्षाओं के, ये प्रश्न तो परीक्षा में आया भी था पिछले साल, ये टर्म परीक्षाएं संरचनात्मक होती हैं कि योगात्मक होती हैं। कई सारे लोगों ने उस पर टिक करा दिया, संरचनात्मक होती हैं। मैंने पढ़ाया था बच्चों को, अपने नोट्स में भी मैंने बच्चों को लिखाया था कि टर्म परीक्षाएं योगात्मक होती हैं, और लास्ट में फाइनल आंसर दिया योगात्मक ही माना गया। ये टर्म परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के रूप में होती है। तो कोई भी तरीका, जो तरीका औपचारिक नहीं है उस तरीके से भी आप संरचनात्मक आकलन ले सकते हो, लेकिन योगात्मक आकलन आपको औपचारिक तौर से ही लेना पड़ेगा, औपचारिक स्वरूप में लेना पड़ेगा, औपचारिक टूल्स से लेना पड़ेगा। ये टूल्स है और इसके टाइमिंग और टूल्स इसके अलग होंगे। तो औपचारिक प्रश्न पत्र भी औपचारिक होगा, प्रश्न भी पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित, पूर्व निर्धारित अंक प्रणाली सब कुछ के अनुसार होंगे। ये 7वां अंतर। 8वां अंतर, 8वां और प्रमुख अंतर, फिर इसका विभाजन कर लेता हूं, एफ ए और एस ए, एक और प्रमुख अंतर, ये 8वां, ये अल्पकालिक, ये अल्पकालिक निर्णयों के लिए, ये अल्पकालिक निर्णयों के लिए लिए जाते हैं, निर्णयों के लिए लिए जाते हैं। और ये दीर्घकालिक निर्णयों के लिए लिए जाते हैं। इसका भी अंतर मैं आपको समझाता हूं। ये दीर्घकालिक निर्णयों, ये दीर्घकालिक निर्णयों के लिए लिए जाते हैं, हेतु लिए जाते हैं ना, इसको मैं लिए 2 बार आ रहा है, ये दीर्घकालिक निर्णय हेतु लिए जाते हैं। अब ये क्या है, अल्पकालिक निर्णय क्या है, दीर्घकालिक निर्णय क्या है? संरचनात्मक आकलन अल्पकालिक निर्णय है। अल्पकालिक निर्णय क्योंकि इस आकलन को लेने के तुरंत बाद आपने संरचनात्मक आकलन लिया, और संरचनात्मक आकलन लेने के तुरंत बाद आपको पता लगा कि बच्चे के सीखने में ये कमी चल रही है। आप तुरंत अपने निर्णय को, अपनी शिक्षण विधि, शिक्षण प्राविधि, शिक्षण के उपागम, जो जो भी सीखने सिखाने के तरीके उसमें तुरंत सुधार करोगे। ये निर्णय आपको तुरंत लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्पकालिक निर्णय का मतलब यह है कि आपने आकलन लिया और उससे जो निष्कर्ष निकला उसको तुरंत लागू कर दिया। ये अल्पकालिक निर्णय होता है, क्योंकि सुधार, सुझाव के दृष्टिकोण से लिए जाने वाला आकलन जैसे ही आपको सुझाव देगा, जैसे ही आपको फीडबैक देगा कि नहीं अभी इस बच्चे को आपने भिन्न समझाई, आपने इस बच्चे को विज्ञान की कोई अवधारणा या हिंदी की कोई संधि समासा बता रहे हैं या इंग्लिश में आपको समझा रहे हैं, इस बच्चे की समझ में ये अभी नहीं आया है, वो आकलन ने बताया, जो आप कार्यपत्रक के माध्यम से आकलन ले रहे हो, आपको तुरंत सुधार करना पड़े, 3 दिन बाद ही आप सुधार कर लोगे। ये अल्पकालिक निर्णय होते हैं। ये दीर्घकालिक निर्णय, क्योंकि समेटिव असेसमेंट में जो आपकी रैंक, उपलब्धि, ग्रेड जो भी बनती है वो फिर जिंदगी भर, वो क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, और फाइनल रिजल्ट होता है वो दीर्घकालिक, उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई सुझाव की बात नहीं है। और लास्ट और लिख देता हूं, लास्ट 9वां, और इसीलिए कि इन आकलनों के निष्कर्ष, इन आकलनों के निष्कर्ष अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होते, अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होते। शामिल नहीं होते और इन आकलनों के परिणाम, इन आकलनों के निष्कर्ष, इन आकलनों के निष्कर्ष
ही अंतिम परिणाम होते हैं, ही अंतिम परिणाम होते हैं। तो मतलब संरचनात्मक आकलन जो होते हैं, इनके जो आपने बच्चों का संरचनात्मक आकलन लिया, सुधार के दृष्टिकोण से लिया, सुझाव के दृष्टिकोण से लिया, और बच्चों में ये आकलन लेने के बाद कार्यपत्र के माध्यम से अवलोकन या निरीक्षण या मौखिक कार्य, किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से आपने जो आकलन कर लिया, उस आकलन का जो परिणाम आया, उसके आधार पर आपको लगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है, तो सुधार ही करोगे, क्योंकि उसका जो जो निष्कर्ष निकला कि नहीं यार ये बच्चा कमजोर है, इस बच्चे को अभी ढंग से ये चीज नहीं आई है, तो आप सुधार के दृष्टिकोण से लिए अब आप उस बच्चे को बस सुधार करोगे, वो जो चीज उसे ढंग से नहीं आई है उसे ढंग से सिखाओगे। इसीलिए इसके निष्कर्ष अंतिम जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, ये निष्कर्ष इसका अंतिम रिजल्ट में नहीं जाएगा, लेकिन ये योगात्मक आकलन का जो निष्कर्ष आया है वो अंतिम परिणाम है, फाइनल रिजल्ट वही है। समेटिव असेसमेंट के निष्कर्ष हमेशा अंतिम परिणाम होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के निष्कर्ष अंतिम परिणाम नहीं होते, अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करते, उसके सुझाव के आधार पर केवल सुधार किया जाता है। लेकिन मैं जब ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चों ने इस बात को कहा कि सर सीबीएसई प्रणाली में तो जो मध्य में जो लिए जाते हैं PT1 PT2 उसके अंक को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, राजस्थान की सीसी प्रणाली में और सीबीएसई की सीसी प्रणाली में थोड़ा सा अंतर है। ये एफएएससी के अंतर इनको देखा है, मैं यहां पे चूंकि बिंदु आया है इसलिए साथ साथ उल्लेखित कर दूं। आप देखिए सीबीएसई प्रणाली में, ये मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, सीबीएसई प्रणाली में वर्तमान अंकन पद्धति कैसी है, वर्तमान अंकन पद्धति, वर्तमान अंकन पद्धति, और देखिए इसको थोड़ा सा समझ लें। सीबीएसई में अभी मैं बात कर रहा हूं क्लास 1 से क्लास 9 तक की, 10th बोर्ड है 12th बोर्ड है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्लास 1 से क्लास 1 to 5, 6 to 8 और 9th में सब में जो प्रणाली चलती है, आप देखो ये दो, चूंकि दो योगात्मक होते हैं, मैं इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक वो लिख दूं आपको, जैसे ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, सीबीएसई जो है, सीबीएसई और राजस्थान, सीबीएसई और राजस्थान, और इन दोनों को आप समझ लें। सीबीएसई और राजस्थान में आप देखिए सीबीएसई में समेटिव जो होते हैं, समेटिव वो होते हैं 2, और फॉर्मेटिव जो होते हैं वो होते हैं 4, और राजस्थान में समेटिव होते हैं 3 और फॉर्मेटिव होते हैं 6। और ये मैं आपको बता चुका हूं तरीका क्या, ये वर्तमान की बात है, राजस्थान में पहले 4 समेटिव और 8 फॉर्मेटिव होते थे 2018 तक, ये बात हम लोग पहले भी जान चुके हैं। इसमें क्या होता है, FA1, FA2, उसके बाद SA1, FA3, FA4 और उसके बाद SA2। लेकिन ये थोड़ा सा मैं भी आपको बताऊंगा, इसमें FA1 FA2 के आधार पे SA1, FA3 FA4 के आधार पे SA2 और FA5 FA6 के आधार पे SA3, ये राजस्थान की प्रणाली है। लेकिन अब एक अंकन पद्धति को देखो, थोड़ी सी भिन्नता आपको लगेगी प्रणाली में और व्यवहारिक तौर पे। आप सीबीएसई में जैसे अंकन पद्धति क्या है, सीबीएसई में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट समेटिव है, फर्स्ट टर्म जो 6 मंथ की है, जिसे हम SA1 कहेंगे, SA1, और सेकंड टर्म जिसे आप SA2 कहेंगे। प्रणाली क्या होती है, आप देखो ये PT1 लेते हैं, PT1, और साथ साथ PT2 लेते हैं। PT का मतलब पीरियोडिक टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, तो एक आवधिक परीक्षा लेते हैं, और PT1 PT2 के आधार पर PT1 निकाला जाता है। यानी कि आप समझ लें, बच्चों के 2 पीरियोडिक टेस्ट लेंगे, PT1 PT2 लेंगे, और उन दोनों में जिसमें ज्यादा बेटर अंक आएंगे उस PT1 PT2 में से उसको PT1 माना जाएगा, और ये होगा आपका 10 अंक का, ये आपका होगा 10 अंक का। मैं वर्तमान में सीबीएसई में जो अंकन प्रणाली है उसके बारे में बता रहा हूं। वर्तमान का मतलब अभी इस सत्र की भी बात उसमें शामिल है।
तो PT1 PT2 के आधार पे, मतलब ये दो अलग अलग संरचनात्मक आकलन के तौर पे लिए, और उसमें से जो बेस्ट, में जिस बच्चे का जो बेस्ट परफॉर्मेंस दोनों में रहा, उसके 10 अंक उसके माने जाएंगे, PT1 के PT2 के। और उसके अलावा नोट NB, यानी कि नोटबुक, नोटबुक नोटबुक के 5 अंक, इसको बोलते हैं NB1। और एक होता है SE1। SE1 मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दूं, ये थोड़ा सा आप इसको समझ लेना, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, सब इसको बोलते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट। SE1, इसके होते हैं 5 अंक। और फिर हाफ ईयरली के होते हैं, हाफ ईयरली के होते हैं अब 10, और 5 और 5 10 20, 80 अंक। इसको समझे थोड़ा सा, ये क्या है। PT1 यानी कि एक टेस्ट, एक टेस्ट है, उस एक टेस्ट के लिए दो टेस्ट ले रहे हैं, वो PT1 PT2, उन दोनों में से जो बेस्ट आएगा उसको PT1 की संज्ञा दी, और वो 10 अंक का होगा, उसके 10 अंक कैरी फॉरवर्ड होंगे फाइनल रिजल्ट में। हमने कहा कि फॉर्मेटिव के तो कोई फाइनल अंक जाते ही नहीं है अंतिम निष्कर्ष में, CBSE में जाते हैं, राजस्थान में नहीं जाते। राजस्थान, और ये मुझे बच्चों ने पूछा था कि सर ये अंतर कैसे है, तो मैंने उनको कारण भी बताया था कि CBSE में CCE के लागू होने से पहले एक पैटर्न चला रहा था, उसमें आंशिक बदलाव करके उन्होंने, CBSE ने ये पैटर्न लागू किया। राजस्थान ने CCE की अभिशंसाओं को अक्षर से लागू किया है, इसीलिए राजस्थान में फॉर्मेटिव असेसमेंट के कई सम्मानित शिक्षक साथी इसको गलत लिखा देते हैं कि राजस्थान में संरचनात्मक आकलन के इतने अंक जाते हैं। कोई अंक संरचनात्मक आकलन का आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। संरचनात्मक आकलन जो फॉर्मेटिव होते हैं वो केवल बच्चों के ग्रेडिंग के लिए होते हैं। फाइनल जो मूल्यांकन होता है वो SA1 का, SA2 का और SA3 का होता है। संरचनात्मक के कोई अंक कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, ध्यान रखो। तो जो 10 अंक का PT1, 5 अंक का नोटबुक NB1 जिसे बोलेंगे, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट SE1 5 अंक का, 10 और 5 15, 5 20 और 80 अंक का हाफ ईयरली। तो ये जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट क्या है ये भी समझ लो। नोटबुक, जो बच्चों से नोटबुक सबमिट कराते हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट जिससे बच्चों को सब्जेक्ट की समृद्धि, संवर्धन, एनरिचमेंट बोलते हैं संवर्धन, सब्जेक्ट को और ज्यादा एनरिच करने के लिए, संवर्धन करने के लिए बच्चों से उस सब्जेक्ट से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट वर्क, क्रियात्मक कार्य कराते हैं, वो फाइल कराते हैं, प्रोजेक्ट फाइल। 5 अंक उसके, 5 अंक नोटबुक के, और 10 अंक PT1 के, 10 और 10 20 और 80 अंक का हाफ ईयरली, 100 अंक हाफ ईयरली तक के हो जाते हैं। और सेकंड टर्म SA2 में, सेकंड टर्म SA2 में भी क्या होता है, PT एक बदले एक PT3 लेंगे, एक PT4 लेंगे, और PT3 और PT4 के आधार पर PT2 तय होगा। ध्यान रखो, जो 10 अंक का PT2 है वो इस दूसरे, पहले और दूसरे के आधार पे पहला पीरियोडिक तय होगा, तीसरे और चौथे के आधार पे दूसरा तय होगा। 10 अंक उसके होंगे। नोटबुक 2 के 5 अंक, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 2 के 5 अंक, 5 अंक, 5 अंक, और एनुअल के 80 अंक। और ये कुल मिलाकर के इसका योग 100 और इसका योग 100 है ना, इसका योग 100 और इसका योग 100, इसका योग 100 और इसका योग 100, और ये टोटल 100 और 100 200 का पूरा पेपर होता है। ये CBSE में अंकन प्रणाली है। PT1 PT2 के 10-10, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5-5, नोटबुक के 5-5, कुल मिलाकर के 10 और 10 20, और 10 और 10 20, और 20 और 20 40, 40 अंक बच्चों के साथ किए जाने वाले इन औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन, ये आप अनौपचारिक मूल्यांकन मानेंगे, अनौपचारिक मूल्यांकन मानेंगे, ये एक प्रकार का औपचारिक अनौपचारिक का मिश्रण है। तो थोड़ा सा प्रणाली भिन्न है, और ये वर्तमान अंकन प्रणाली है। कुल अंक 100, कुल अंक 100, और फिर टोटल जो हो जाता है, टोटल हो जाता है आपका कितना, 200। इसीलिए आप देखेंगे टोटल 200, हर सब्जेक्ट जो है वो 200 अंक के आधार पर लिया जाता है। तो ये CBSE की वर्तमान प्रणाली में ये सिस्टम चलता है। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में किसी भी, राजस्थान में फॉर्मेटिव असेसमेंट का कोई अंक, का कोई अंक भार, कोई अंक भार
पृथक से नहीं होता, पृथक से नहीं, ये ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि कुछ किताबों में गलत छपा है, कुछ शिक्षक साथी। और ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये आप किसी भी सीबीएसई के विद्यालय में और राजस्थान के विद्यालय में जाकर के आराम से देख सकते हैं, वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। कोई अंकवार पृथक से नहीं होता, केवल लिए गए एफए, लिए गए एफए के आधार पर, के आधार पर सत्रांत में, सत्रांत में मतलब, सत्रांत का मतलब सत्रांत नहीं, शिक्षण अवधि, उस योगात्मक जो अवधि है, शैक्षणिक अवधि के अंत में, के अंत में ऐसे लिया जाता है, एफए के आधार पर ऐसे लिया जाएगा। तो जैसे मैंने अभी, जैसे ये आपको बताया, ये मैंने अभी कहा कि राजस्थान में, किधर गया राजस्थान वाला, और वो ये राजस्थान में 3 और उसमें 2। और ध्यान रखो ये जो है, ये प्रत्येक 5 या 6, अगर कहीं 5 लिखा हो तो, या 6 लिखा हो तो एक ही बात है, 5 माह या 6 माह, यानी कि गर्मी की छुट्टियों को निकाल दोगे तो 5 माह काउंट होगा, वैसे 6 माह काउंट होता है एक साल की दर। और ये जो होता है, ये 3.5 माह, 3.5 माह के, 3.5 माह के 3 हो गए तो 10, 10.5 माह हो जाते हैं, 1.5 माह छुट्टियों का निकाल दिया। तो ये 3.5 माह की अवधि पे, 3.5 माह की अवधि लगभग समाप्त हो जाएगी, तब समेटिव लिया जाएगा पहला, फिर अगले 3.5 माह की समाप्त हो जाएगी, फिर समेटिव दूसरा लिया जाएगा, फिर 3.5 माह की समाप्ति हो जाएगी तो ऐसे 3 लिया जाएगा। और किसी भी एफए का कोई अंक भार पृथक से ट्रांसफर नहीं होगा, केवल इसके आकलन के आधार पर अंत में जब योगात्मक आकलन लिया जाएगा तो पूर्व के आकलनों को ध्यान में रखा जाता है, और अंत में फाइनल आकलन जो होता है उसमें फाइनल ग्रेड दिए जाते हैं इस आकलन के आधार पर, क्योंकि इन आकलनों से निकल करके जो बच्चा आया है उसका प्रदर्शन लगभग उसी के आधार पर तय हो जाता है। तो कोई पृथक से अंकभार संरचनात्मक का नहीं होता है। इसीलिए जो आइडियल फॉर्मेट है, आइडियल फॉर्मेट ये है कि संरचनात्मक के अंक ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर संरचनात्मक के अंक काउंट हो रहे हैं, तो सीबीएसई के फॉर्मेट में, राजस्थान के फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर, इस बात को आप देखेंगे। तो ये आपके फॉर्मेटिव समेटिव के अंतर। और एक 8 बिंदु की जो प्रणाली है सीबीएसई में, 8 बिंदु की ग्रेडिंग प्रणाली जो है, वो 8 बिंदु की ग्रेडिंग प्रणाली, इसको भी आप देख लें, 8 बिंदु की ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, और उसका आपको अच्छे से आपको पता है कि जैसे 91 से लेकर के 100 तक होता है तो A1 ग्रेड होता है, 81 से लेकर के 90 तक होता है तो A2 ग्रेड होता है, 71 से लेकर के 80 तक होता है तो B1 ग्रेड होता है, 61 से लेकर के 70 तक होता है तो B2 ग्रेड होता है, और इसी प्रकार 51 से लेकर के 60 तक होता है तो C1 ग्रेड होता है, 41 से लेकर के 50 तक होता है तो C2 ग्रेड होता है, 33 से लेकर के 40 तक होता है तो D ग्रेड होता है, D ग्रेड होता है, और 32 से कम, 32 से कम होता है तो E ग्रेड होता है, E ग्रेड यानी कि जिसमें सुधार की आवश्यकता है, 32 से कम। और 32 से कम को वैसे हम कई बार 2 भागों में भी देखते हैं, 21 से लेके 32 तक और 20 से कम, 20 से कम। इसको आप कई बार E1 और E2 के हिसाब से भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के E ग्रेड है, और ये E ग्रेड जो है इस पे सुधार अपेक्षित होता है, सुधार अपेक्षित होता है, यानी कि यहां तक का जो बच्चा है वो पास होता है, और ये पुनर्परीक्षा में जाएगा, ये पुनर्परीक्षा में जाएगा जिसके ई ग्रेड आएगा, यानी कि 32 से कम आएंगे। वापस देखो 8 बिंदु की ग्रेडिंग प्रणाली है, 91 से 100, और ये प्रश्न परीक्षा में जैसे ये भी आ जाता है कि इतने से इतने अंक तक है या इतने अंक है, कौन सा ग्रेड दिया जाएगा, तो 91 से लेकर के 100 तक A1, 81 से लेकर 90 तक A2, 71 से 80 तक B1, 61 से 70 तक B2, 51 से 60 तक C1, 41 से 50 तक C2,
और 33 से लेकर के 40% तक ये डी ग्रेड होता है, और उसके बाद 32 से जो कम होता है, 33 से नीचे 32, 32 से कम जितने भी वो सब ई ग्रेड में, अब आप उसे E1 E2 के तौर पर भी देख सकते हैं। तो ये 8 बिंदु की ग्रेडिंग प्रणाली है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, इन सब पे आपको बहुत अच्छी समझ बनानी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, संरचनात्मक आकलन, रूपात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। और मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि एफई और एसई के अंतर को हम देखेंगे, उन दोनों का उद्देश्य क्या है, इन दोनों की प्रकृति क्या है, और इन दोनों की टाइमिंग क्या है, इन 3 बिंदुओं के सापेक्ष अपने को देखना है। तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान लिए जाएंगे, समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन होंगे जिनका उद्देश्य जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना है, बेहतर बनाने का सुझाव देना है, बालकों के अधिगम अंतरालों की पहचान करेगा, उसमें सुधार के सुझाव देगा, और इसीलिए इनको सुधारात्मक या सुझावात्मक दृष्टिकोण वाला कहा जाता है। योगात्मक आकलन क्या होते हैं, संकलित आकलन बोलते हैं, संकलित, संकलनात्मक, समेकित आकलन, अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट SA, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर लिए जाते हैं, और जो पूर्व में लिए गए आकलनों का समेकन होते हैं, यानी कि इकट्ठा एक निर्णय होते हैं। योगात्मक आकलन फीडबैक नहीं देते, सुझाव नहीं देते, केवल निर्णय देते हैं, और इनके अंतर को हमने इस सारणी के माध्यम से समझा है। सारणी के माध्यम से ये जो बिंदु बने हैं बड़े इंपोर्टेंट है, जैसे ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दौरान लिए जाएंगे, मध्य में समय समय पर लिए जाएंगे, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर लिए जाएंगे। दूसरा अंतर, ये सुधार के दृष्टिकोण से लिए जाते हैं, ये समय विशेष पे बालकों की ज्ञान का, दक्षता का, कौशल का स्तर तय करते हैं, लेवलाइजेशन करते हैं। ये सुझावात्मक प्रक्रिया है, सुझावात्मक प्रकृति होते हैं, ये निर्णायक प्रक्रिया होती है, ये निर्णायक प्रकृति की होती है। अगला, ये शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को फीडबैक देते हैं, दोनों को फीडबैक देते हैं। ये फीडबैक नहीं देते किसी को, ये तो प्रक्रिया के अंत में बालकों को उपलब्धि, ग्रेड या रैंक प्रदान करेंगे, यानी कि ये निर्णय है, और इसको हमने कहा ये सीखने के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, सीखने का आकलन है। ये बड़े अंतर, बड़े काम आएंगे आपके। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ये केवल औपचारिक होते हैं, केवल औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, ये इकाई परीक्षण के तौर पे, मौखिक के तौर पे, अवलोकन के तौर पे, या किसी भी ऐसे तरीके से जिसे अध्यापक उचित समझता है उस तरीके से लिए जा सकते हैं, लेकिन ये निश्चित स्वरूप में, निश्चित समय पर लिए जाते हैं, निश्चित पैटर्न से लिए जाते हैं। टर्म परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, उस रूप में ये लिए जाते हैं। ये अल्पकालिक निर्णय है। अल्पकालिक निर्णय मैंने क्यों कहा था कि इनके आकलन के जो निष्कर्ष आएंगे तुरंत आपको उस आधार पर तुरंत सुधार करना है, क्योंकि उसने फीडबैक दिया है। तो अल्पकालिक यानी कि उसका निर्णय लेती तुरंत आपको प्रक्रिया को सुधार, अच्छा, बेहतर बनाने के लिए काम करना है। और ये दीर्घकालिक निर्णय है, यानी कि इसका निर्णय जो वही अंतिम है, इस आकलन के जो निष्कर्ष होते हैं अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होते, और इसके आकलन के जो निष्कर्ष होते हैं अंतिम परिणाम में शामिल होते हैं। संख्या हमने देख ली सीबीएसई और राजस्थान में, पहले भी हम लोग बात कर चुके थे, और मैंने आपको सीबीएसई प्रणाली में वर्तमान में जो अंकन पद्धति है उसके बारे में आपको बता दिया। PT1 PT2 ये अंकन प्रणाली कैसे है, 10-10 अंक के ये है, 5 अंक का नोटबुक का, 5 अंक का सब्जेक्ट एनरिचमेंट का। तो टर्म 1 में भी यही होगा, 6 माह की अवधि में, टर्म 2 में भी यही होगा। और ये आपके राजस्थान में कोई पृथक से अंक भार होता नहीं है, ये हमने, और ये 8 बिंदु की आपकी ग्रेडिंग प्रणाली। तो विद्यार्थियों, CCE के तीनों खंडों में एक क्रम से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से CC प्रणाली को जब समझ जाते हैं, सारी शब्दावली, सारी टर्मिनोलॉजी समझ जाते हैं, CC का कारण के क्यों CC ली गई, कब से ली गई, उसके अंदर क्या क्या शब्दावलियां हैं, आकलन कौन कौन से हैं, ग्रेडिंग कैसे कैसे, इन सारी बातों को समझ लेते हैं तो CC पे हमारी एक संपूर्ण और श्रेष्ठ समझ हमारी बनती है। आप सभी को अच्छे अध्ययन के लिए शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप समझ बना करके काम करें, फिर आपकी समझ बना करके फिर जो काम होते हैं, फिर आप परीक्षा में जब जाते हो तो एक पक्का मन लेकर के जाते हो, एक मजबूत मन लेकर के जाते हो, और मजबूत मन के लिए आपको मजबूत काम करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।